जैसे कि डोनर मस्ट भी हेल्दी होने चाहिए। कोई भी डोनर हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हैं वो हेल्दी होने चाहिए, ताकि जो रिसीवर है उसको भी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। जो डोनर होते हैं उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन जो होता है, मेल हो या फीमेल हो, उनके में हीमोग्लोबिन HB काउंट 12.25 mg/dl होना चाहिए, मोर देन भी चलेगा। डोनर का जो वेट होता है, फीमेल में अबव 45 kg होना चाहिए, मेल में 50 kg अबव होना चाहिए। 48 kg भी अलाउ होता है। देन जो डोनर होता है उनका एज का जो क्राइटेरिया होता है 18 to 60 एज ग्रुप के बीच में होने चाहिए। 18 के बिलो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चिल्ड्रन में आ जाते हैं। चिल्ड्रन का हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे में कोई भी चाइल्ड एब्यूज़ कर सकते हैं बच्चों को, इसीलिए 18 का क्राइटेरिया रखा गया है। 18 के एबव होने चाहिए। और 60 का क्राइटेरिया इसीलिए क्योंकि एज ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बॉडी में, फिज़िकली इलनेस भी होता है, इम्यूनिटी प्रॉब्लम होता है। तो हेल्दी डोनेशन के लिए ये क्राइटेरिया है कि डोनर में 18 to 60 एज ग्रुप रखा गया है। ये था कुछ डोनर के बारे में। देन हम लोग मेन टाइप देखते हैं कि डोनर कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो मोस्टली 2 टाइप के होते हैं, ऑटोलोगस डोनर और डेजिग्नेटेड डोनर। ऑटोलोगस डोनर क्या होता है, ये मेन पॉइंट बस लिखा हुआ है, मैं इसके बारे में बताती हूँ। ऑटोलोगस डोनर मतलब सेल्फ पर्सन, जो पेशेंट होता है उसी के ब्लड को उसी को ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। किस कंडीशन में, अगर पेशेंट का सर्जरी प्लान है 1 मंथ या 2 मंथ पहले कि इनका सर्जरी होना है, अगर उनको ब्लड की ज़रूरत है तो उन्हीं का ब्लड विदिन 1 मंथ हम थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ब्लड को निकालेंगे और स्टोर करके रखेंगे। जब सर्जरी के दौरान उनको ज़रूरत पड़ती है तो उन्हीं के ब्लड को हम उनको ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। इसे फ़िल्टर का मतलब प्रोसेस नहीं होता है, क्रॉस मैचिंग का प्रोसेस नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि वो सेल्फ पर्सन खुद का ब्लड है वो, इसीलिए। इसी में सब पॉइंट होता है ब्लड साल्वेज। ब्लड साल्वेज भी उसी का सब टाइप है ऑटोलोगस डोनर का। इसमें भी खुद का ही ब्लड होता है जो डोनेट होता है पेशेंट को, बट इसका बस जो क्राइटेरिया ये है कि जब ड्यूरिंग OT या सर्जरी बोल सकते हैं, जो ब्लीडिंग होता है, कट लगता है या ब्लीडिंग होता है, तो उसको सक्शन के थ्रू उस ब्लीडिंग को वेस्ट ना करते हुए उस ब्लीडिंग को, ब्लड को स्टोर कर लिया जाता है सक्शन के माध्यम से, और उसी टाइम ट्रांसफ्यूज़ नहीं किया जाता है। बस इसमें आफ्टर फ़िल्टर इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम सक्शन के थ्रू अगर उस ब्लड को कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें टिश्यूज, सेल्स, बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो बॉडी के उसमें आ सकते हैं ब्लड के साथ, तो इसलिए फ़िल्टर का यूज़ किया जाता है। फिर हम उसको उसी पेशेंट को बाद में रीयूज़ कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही ऑटोलोगस का जो सब पॉइंट है, ब्लड साल्वेज और ऑटोलोगस, इसको प्रैक्टिकली नहीं देखा गया है, ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है हॉस्पिटल में, ज़्यादा नहीं, ना के बराबर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है डेजिग्नेटेड डोनर। डेजिग्नेटेड डोनर का मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डोनर होता है ये, इसको यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकली हॉस्पिटल्स में। इसमें क्या होता है, जो डोनर होता है वो अदर पर्सन होता है और रिसीवर भी अदर पर्सन होता है, मतलब अलग अलग इंसान एक दूसरे को डोनेट करते हैं। अगर मुझे किसी को डोनेट करना है तो मैं अपना ब्लड डोनेट करने जाऊंगी और वही ब्लड किसी दूसरे नीडेड पर्सन को वो यूज़ होगा। तो इस तरीके से डेजिग्नेटेड डोनर होता है और जो कि कॉमनली यूज़ होता है। सो ये था डोनर के बारे में सुपरफिशियल नॉलेज, ज़्यादा डिटेल नहीं है बट इनफ है इतना। देन नेक्स्ट है कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट। कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट मीन्स ये क्रॉस मैच ही होता है, क्योंकि हम किसी भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से पहले पेशेंट के ब्लड के साथ जो डोनेटेड ब्लड है उसका क्रॉस मैच करते हैं, जिसको हम कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं।
जैसे कि अगर ब्लड बैंक से कोई ब्लड बैग दिया जाता है डोनेशन के लिए, ट्रांसफ्यूज़न के लिए, तो उसके साथ एक पेपर है होता है जिसमें उसका सारा डिटेल्स रहता है, तो उसको कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं टू आइडेंटिफाई ABO एंड RH टाइप। ABO टाइप क्या होता है, ABO और RH टाइप ये आगे हम देखेंगे, बट ब्लड ग्रुप में ABO AB ये जो ब्लड ग्रुप है इसको हम ABO टाइप कहते हैं। अगर इसी ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और नेगेटिव ऐड हो जाता है, A पॉजिटिव और A नेगेटिव, B पॉजिटिव और B नेगेटिव, तो वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव है वो RH फैक्टर या RH टाइप कहलाता है। ठीक है, और ये जो क्रॉस मैच होता है या कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट है ये रिक्वायर होता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में, इम्पॉर्टेंट होता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के पहले जो क्रॉस मैच होता है उसमें होता क्या है वो हम देखते हैं। क्रॉस मैच वो होता है जैसे पेशेंट को अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होना है तो पहले उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है, ब्लड बैंक भेजा जाता है क्रॉस मैच के लिए। जो भी उनका ग्रुप है B पॉजिटिव है तो B पॉजिटिव का जो ब्लड बैग है जो उनको चढ़ना है उनके साथ उनके सैंपल का क्रॉस मैच किया जाता है कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो आफ्टर ट्रांसफ्यूज़न या ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूज़न। इसीलिए तो आप लोगों को पिक्चर दिख रहा होगा क्रॉस मैच का, एक रेड में है कंपैटिबल और नीचे है ग्रीन में कंपैटिबल। ठीक है, वो थोड़ा सा कट गया है या इनकम्पैटिबल है या फिर वो कंपैटिबल है। आप कंपैटिबल में देख रहे होंगे 2 ट्यूब हैं, एक में रेड है एक में ब्लू है, फिर रिज़ल्ट में येलो कलर का फ्लूइड दिख रहा होगा और जस्ट सेकंड पिक्चर्स में आपको ब्लू और रेड दिख रहा होगा और इधर रिज़ल्ट में कुछ क्लॉटिंग जैसा दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि पेशेंट का पहले सैंपल लिया जाता है और ब्लड बैंक भेजा जाता है क्रॉस मैच के लिए। जो ब्लड बैग में जो ब्लड होता है उसमें से भी सैंपल लिया जाता है एक ट्यूब में। तो 2 ट्यूब हो गए, एक पेशेंट का एक डोनर का, मतलब एक रिसीवर का और एक डोनर का ब्लड और रिसीवर का ब्लड मतलब पेशेंट का ब्लड, दोनों को एक एक ट्यूब में रखा जाता है और उस ट्यूब को थोड़ा देर या थोड़ा देर उसको अगर स्टेबल रखेंगे तो उस ब्लड में सीरम और ब्लड सेल दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, सीरम थोड़ा येलोविश दिखता है और ब्लड क्लॉट एक साथ नीचे जम जाते हैं। तो ये 2 ट्यूब हुआ, एक डोनर का और एक पेशेंट का। दोनों में से एक एक कंटेन फिर नए ट्यूब में लेते हैं। जैसे डोनर से हमने सीरम ले लिया, येलो पार्ट ले लिया एक खाली ट्यूब में, उसी खाली ट्यूब में फिर पेशेंट का भी हमने मान लो रेड सेल ले लिया, रेड ब्लड सेल ले लिया। तो दोनों हमने अलग अलग लिया है डोनर से और पेशेंट से, ठीक है, लेकिन वो एक ही ट्यूब में लिया। तो दोनों का एक ही ट्यूब में फिर हम मिक्स करते हैं। उस ट्यूब में एक प्लाज्मा सीरम गया है और ब्लड सेल, दोनों को हम मिक्स करते हैं। ये मशीन के थ्रू होता है। ठीक है, फिर रिज़ल्ट क्या आएगा, 2 कंडीशन आएंगे रिज़ल्ट में। मिक्स होने के बाद या तो वो फट जाएगा या तो वो मिक्स हो जाएगा, अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मेडिकल कंडीशन में जो फट गया, ऑब्वियसली दूध के जैसे जो फट गया है उसको अग्लूटिनेशन कहते हैं, जो कि उसमें प्रेजेंट होता है ना। जो फटा हुआ है उसमें अग्लूटिनेशन प्रेजेंट है, मतलब नॉट कंपैटिबल, मतलब वो कंपैटिबिलिटी नहीं बैठी है दोनों ब्लड में, इसीलिए हम उसको नहीं चढ़ा सकते। अगर रिज़ल्ट सॉल्युबल आया है, मिक्स हो गया है ना अच्छे से, मतलब नो अग्लूटिनेशन, मतलब कोई ग्लूटिनेशन नहीं है, मतलब कंपैटिबिलिटी अच्छे से हुई है, तो हम उस पेशेंट को ये ब्लड चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से क्रॉस मैच किया जाता है। ठीक है, जिसमें आपको फ़ोटो में पिक्चर्स में दिख रहा होगा, ऊपर जो है फर्स्ट कंपैटिबल में रिज़ल्ट में येलो दिख रहा है ट्यूब में, मतलब कंपैटिबिलिटी बैठी है, और नीचे वाले में क्लॉट दिख रहा है जिसमें वो कंपैटिबिलिटी नहीं बैठी है, उसमें ग्लूटिनेशन दिख रहा है, अग्लूटिनेशन दिख रहा है। ये मेडिकल टर्म है। तो इस तरीके से क्रॉस मैच होता है।
जिससे हमको पता चलता है कि हमको इस ब्लड को पेशेंट को देना है, चढ़ाना है, ट्रांसफ्यूज करना है या नहीं करना है। अगर हम गलती से भी इनकम्पैटिबल ब्लड को हम दे देते हैं तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, होनी ही है। देन नेक्स्ट देखेंगे आप ब्लड ग्रुप। ये सुपरफिशियल नॉलेज था कि डोनर क्या होता है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, फिर कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट या क्रॉस मैच क्या होता है। अब ब्लड ग्रुप देखेंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे सुपरफिशियली, ज़्यादा डिटेल नहीं, ठीक है, बट यूज़फुल रहेगा। सो ब्लड ग्रुप क्या होता है? ब्लड ग्रुप जो मैं इसके पहले अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि एबीओ टाइप, जिसमें ब्लड ग्रुप में 4 ब्लड ग्रुप होता है, ए, बी, ओ और ए बी। तो इस तरीके से 4 टाइप होते हैं, जिसको एबीओ टाइप कहा जाता है। और आरएच फैक्टर भी मैंने बताया था, आरएच फैक्टर हम आगे देखेंगे। तो स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि एबीओ टाइप को इन्वेंट किसने किया है। आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, है ना, जिसमें पिक्चर में जो है उनका नाम है कार्ल लैंडस्टेनर। ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने एबीओ टाइप को इन्वेंट किया है। कब किया है, कब डिस्कवर किया है? इसको 1901 में डिस्कवर किया है। इन्होंने ही बताया है कि एबीओ टाइप क्या होता है, तभी ब्लड ग्रुप के बारे में जाना गया है। इसके पहले ब्लड ग्रुप जैसा कुछ भी किसी को नॉलेज नहीं था। इनके रिसर्च और इनके इन्वेंशन के बाद ये पता चला कि एबीओ टाइप होता है, ए, बी, ओ, इस टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। सो ब्लड ग्रुप सिस्टम को कार्ल लैंडस्टेनर ने बताया और इन्हीं की वजह से 14 जून को एवरी ईयर इसको सेलिब्रेट किया जाता है ब्लड डोनर डे के नाम से। इस वजह से उस दिन मतलब सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि कार्ल लैंडस्टेनर जी का बर्थडे है उस दिन, इसलिए उस दिन डोनर डे के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं। आप पिक्चर में देख रहे होंगे AOB, इसमें एरो दिया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि जो O है वो AB सबको डोनेट करता है और AB को और B AB को डोनेट करता है। आपको एरो से क्लियर हो जा रहा होगा कि कौन किसको देता है खून। ये था एबीओ टाइप। अब हम RH फैक्टर या RH टाइप के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सेम है कि कार्ल लैंडस्टेनर ने ही RH टाइप को भी बताया है, लेकिन उनके साथ अलेक्जेंडर एस विनर ने इनको बताया है। इन दोनों ने मिलकर RH टाइप के बारे में लोगों को बताया और RH टाइप का जो इन्वेंशन है या डिस्कवर है वो 1940 में हुआ। एबीओ टाइप का 1901 में था, इसका 1940 में हुआ है। अब जो साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टेनर ने जो RH टाइप को कैसे बताया, किसके थ्रू इनको पता चला? इनको पता चला एक मंकी के थ्रू, जो मंकी का नाम था रेसेस। जो लाल बंदर होते हैं वो जिनको रेसेस मंकी कहा जाता है, इनका जो नाम है रेसेस, उनके नाम के स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट होता है RH। उस RH की वजह से इस नाम को RH टाइप दिया गया। जो इनके ब्लड में पाया गया था, ये जो मंकी थे इन पे रिसर्च किया गया। इनके जो ब्लड सैंपल्स लिए गए थे, जिनमें सैंपल्स में जो RBC होता है, RBC के आउटर सरफेस में एंटीजन पाया गया। बहुत सारे सैंपल्स लिए गए मंकी के और देखा गया कि किसी के RBC में एंटीजन थे, किसी के में नहीं थे। इस तरीके से इन्होंने ह्यूमंस के में भी देखा कि एंटीजन है, एंटीजन नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि RH, आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि RH ब्लड ग्रुप, उसके RBC के जो आउटर साइड में ग्रीन कलर का डॉट दिया गया है, जिसको RH पॉजिटिव है, जिसमें नहीं है उसमें RH नेगेटिव है। इट मीन्स RH पॉजिटिव मतलब अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है और उस जो ब्लड ग्रुप है जिनका A पॉजिटिव है, A है फिलहाल, एबीओ टाइप A है, ब्लड ग्रुप A है, अगर उनके RBC के आउटर साइड में एंटीजन प्रेजेंट है तो वो
RH पॉजिटिव होगा, मतलब A पॉजिटिव उनका ब्लड ग्रुप होगा। अगर वो RBC के आउटर में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो नेगेटिव कहलाएगा, मतलब A नेगेटिव। इस तरीके से ओवरऑल ब्लड ग्रुप के बारे में जाना गया इस मंकी के RBC के एंटीजन के प्रेजेंट और एब्सेंस के बिहाफ में। जो RBC के आउटर में जो एंटीजन था जिसके प्रेजेंट और एब्सेंस में पता चल रहा था, उस एंटीजन का नाम इन्होंने D एंटीजन रखा। उस एंटीजन को D एंटीजन के नाम से जाना गया या बताया गया। और जितने भी ब्लड ग्रुप A, B, O, AB इस तरीके से उनमें पॉजिटिव या नेगेटिव ये RH फैक्टर से पता चलते गए। तो ये तो था ब्लड ग्रुप कि ब्लड ग्रुप में ABO टाइप क्या था और RH टाइप क्या था। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। अभी आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि ब्लड टाइप कंपैटिबिलिटी, मतलब हमने ब्लड ग्रुप के बारे में तो जाना, लेकिन सारे ब्लड ग्रुप एक दूसरे को ब्लड तो नहीं दे सकते हैं। कुछ दे पाते हैं, मतलब कुछ डोनेट करते हैं, कुछ रिसीव करते हैं। अगर जो रिसीव नहीं कर सकते, अगर उनको गलती से दे दिया जाए तो वो मतलब पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। आप फोटो में देख पा रहे होंगे, एक साइड पे, वन साइड पे आपके लेफ्ट साइड पे डोनर लिखा है, फिर राइट साइड पे रेसिपिएंट लिखा हुआ होगा, है ना। और ओ सबसे ऊपर में ओ यूनिवर्सल डोनर लिखा है और नीचे AB में यूनिवर्सल रेसिपिएंट लिखा हुआ है। मतलब ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, मतलब जितने भी ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव के अलावा वो सबको ब्लड दे सकता है। और AB जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है ना, जो AB है वो सबसे ब्लड ले सकता है। आपको एरो से क्लियर हो रहा होगा कि कौन किसको दे सकता है और कौन किसको ले सकता है। जैसे कि पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि O ब्लड ग्रुप का एरो O, A, B और AB सभी में है, मतलब वो यूनिवर्सल डोनर है, वो सबको दे सकता है। देन सेकंड में A जो है वो सिर्फ A को दे सकता है और AB को दे सकता है। देन B को दे सकता है, फिर AB को दे सकता है। और जो AB है वो सिर्फ अपने आप को ही दे सकता है, मतलब AB वाला जो ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ AB ब्लड ग्रुप को ही दे सकता है। तो इस तरीके से जो रिसीवर तो आपको दिख रहा होगा, रिसीवर मतलब जो ले सकता है और डोनर मतलब सिर्फ जो वो दे सकता है। तो इस तरीके से ये पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो निगेटिव ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ओनली निगेटिव, है ना। निगेटिव सिर्फ निगेटिव को रिसीव कर सकते हैं और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कैन रिसीव बोथ, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को वो रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट मेन ये है कि निगेटिव डोनेट बोथ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को ही वो डोनेट कर सकता है, नेगेटिव। देन पॉजिटिव डोनेट ओनली पॉजिटिव। मैंने 2 पॉइंट बताया है कि 2 रिसीवर और 2 डोनेटर होते हैं। एक में मैंने बोला कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप सिर्फ नेगेटिव को से रिसीव कर सकता है, नेगेटिव से रिसीव कर सकता है, नेगेटिव दोनों को दे भी सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव को। लेकिन पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव से, लेकिन देता सिर्फ अपने आप को ही है, पॉजिटिव को ही। ये था ब्लड ग्रुप के बारे में। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे या देखेंगे। बी पॉजिटिव कैन डोनेट, जो मैंने अभी बताया, बी पॉजिटिव, AB पॉजिटिव। ए नेगेटिव कैन रिसीव, O नेगेटिव, A नेगेटिव। यूनिवर्सल रिसीवर AB पॉजिटिव, यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप होता है O पॉजिटिव, लेस कॉमन ब्लड ग्रुप होता है AB नेगेटिव। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब इसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रहेगा। जैसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो हम किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान देना है, नहीं तो बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। पॉइंट्स हैं कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है उसमें इंडिया में 85% ऑफ पीपल हैव पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एंड 15% नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है।
देन बीटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हॉस्पिटल में 2 रजिस्टर्ड नर्स के ऊपर होता है, उसके अलावा अगर कोई और नहीं कर सकता है। ठीक है, डॉक्टर्स का काम होता है कि प्रिस्क्रिप्शन को एक बार चेक करें, सब सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है कि नहीं। देन मेंटेन असेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, एकदम क्लीन तरीके से हाइजीन को मेंटेन करते हुए असेप्टिक टेक्निक का ग्लव्स पहन करके यूज़ करना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट को हमको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से पहले एक्सप्लेन करना होगा कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, आपके ऊपर जो प्रोसीजर है वो। ठीक है, देन बीटी शुड बी स्टार्टेड विद इन 30 मिनट्स। ठीक है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हम स्टार्ट करते हैं, जो ब्लड बैग आता है उसके विद इन 30 मिनट्स हमको स्टार्ट करना होता है। ऑलवेज चेक वाइटल साइन बिफोर ट्रांसफ्यूज़न, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है उसके पहले हमको वाइटल साइन चेक करना होता है, जिसमें हम टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। बीपी चेक करते हैं, ताकि ये इसलिए चेक करते हैं कि अगर पेशेंट का वाइटल्स सब नॉर्मल है तभी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, अगर नॉर्मल नहीं है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ उस टाइम के लिए होल्ड करेंगे और सबसे पहले हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग फिर हम आगे फॉलो करेंगे। तो वाइटल साइन चेक करते हैं बिफोर ट्रांसफ्यूज़न। देन नेक्स्ट है टाइम, कब चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं। प्री वाइटल्स लेते हैं, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने से 5 मिनट पहले हम वाइटल्स चेक करते हैं। और पोस्ट ट्रांसफ्यूज़न, मतलब पोस्ट ट्रांसफ्यूज़न नहीं, पोस्ट वाइटल, जैसे कि ड्यूरिंग, जैसे हम प्रोसीजर कर चुके हैं, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हो रहा है, जैसे ही स्टार्ट हुआ उसके 5 मिनट्स के बाद हम फिर से वाइटल्स चेक करेंगे, फिर 15 मिनट्स के बाद वाइटल्स चेक करेंगे, फिर 30 मिनट्स के बाद हम वाइटल्स चेक करेंगे, फिर हर 30 मिनट्स के गैप में हमको वाइटल चेक करते रहना है जब तक ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज़ ना हो जाए कम्प्लीटली, तब तक हमको 30 मिनट्स के गैप में हमको वाइटल्स चेक करना है। क्योंकि एक पेशेंट के में दूसरे डोनर का ब्लड जाता है, हालांकि वो क्रॉस मैच के बाद जाता है, फिर भी हमारा बॉडी कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करता है उस ब्लड को और बॉडी रिएक्ट करता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है बॉडी ह्यूमन के अंदर, तो जिससे फीवर और बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं और जो खतरनाक हो सकता है पेशेंट के लिए। इसलिए हमको बीच बीच में वाइटल चेक करते रहना पड़ता है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन नज़र आता है तो हमको होल्ड करना होता है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है। सो देन नेक्स्ट है, इफ़ टेम्परेचर मोर देन, अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जाता है, जैसे कि मैं अभी बता रही थी, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को होल्ड पे करते हैं और डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। नेवर एडेड एनी सॉल्यूशन एंड मेडिसिन इन ब्लड बैग, जो ब्लड बैग आता है, जो कि ब्लड होता है जो ट्रांसफ्यूज़ करना होता है, उसमें किसी भी प्रकार का मेडिसिन या सॉल्यूशन हमको मिक्स नहीं करना होता है, उसको प्योरली हमको पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ करना होता है। ओनली कैन यूज़ फॉर IV लाइन, है ना। NS, जो NS होता है 0.9% का जो NS का बॉटल होता है, नॉर्मल स्लाइन बोलते हैं जिसको, है ना, उसका ही यूज़ करते हैं ड्यूरिंग, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न IV लाइन में अगर किसी टाइप का ब्लॉकेज है या हमको थोड़ा सा फ्लश करना है तो हम सिर्फ NS से करेंगे, अगर देन हम किसी भी चीज़ से नहीं करेंगे, किसी मेडिसिन से नहीं करेंगे। देन बिफोर ट्रांसफ्यूज़न चेक ब्लड बैग, जो भी हम ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हैं उसके पहले सबसे पहले हमको तो ब्लड बैग जो होता है उसको चेक करना होता है, किसी भी प्रकार का लीकेज, अब नॉर्मल कलर तो नहीं है, जो ब्लड का होता है वही होना चाहिए। एक्सपायरी डेट चेक करना है, क्योंकि किसी से भी गलती से हो सकता है कि एक्सपायरी देखे बगैर वो आ गया हो, तो वो हमको भी चेक करना होता है देने से पहले। देन एनी विजिबल क्लॉट्स, किसी भी टाइप का बैग में क्लॉट तो नहीं है एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ों को एक बार रीचेक करके हमको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना होता है। देन है नेवर वार्म द ब्लड बैग ऑन ब्लैंकेट, पेशेंट स्किन सरफेस, माइक्रोवेव हीटर एक्सेट्रा। एक्चुअली में होता क्या है, हॉस्पिटल में जो ब्लड बैंक से ब्लड बैग आता है तो वो रेफ्रिजरेटर से होकर के आता है, तो वो बहुत ही
कूल होता है ना। तो इस वजह से कुछ हॉस्पिटल प्रैक्टिस में ऐसा होता है कि ब्लड बैग को ब्लैंकेट के अंदर रख दिए, पेशेंट के सरफेस में रख दिए, स्किन सरफेस में, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर की वजह से वो वार्म हो जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिस गलत होता है, ऐसा नहीं करना होता है। इफ़ नीडेड टू बी वार्मर, अगर ब्लड बैग को वार्म करना भी है तो वार्मर डिवाइस होता है, उसी के थ्रू हमको वार्म कर सकते हैं हम थोड़ा सा, अदरवाइज़ बाकी कुछ ट्राई नहीं करना होता है। मल्टीपल ट्रांसफ्यूज़न है, कभी कभी होता है बहुत सारे पेशेंट को बहुत सारे ब्लड, मतलब एक पेशेंट को बहुत सारे ब्लड की नीड होती है, तो एक यूनिट जाता है 250 ml के आसपास, है ना। तो 10 यूनिट अगर 24 आवर में रिप्लेस करना है, देना है, तो एडल्ट में नॉर्मल होता है मोर देन 10 यूनिट ब्लड रिप्लेस इन 24 आवर में हम दे सकते हैं। और चिल्ड्रन में 10 to 15 ml पर kg ही हम ब्लड दे सकते हैं। अगर 1 kg 10 to 15 ml, अगर 10 kg का बच्चा है तो उसको 100 ml जा सकता है। इस तरीके से ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। ऑलवेज यूज़ BT सेट, नेवर यूज़ IV सेट। जो BT सेट होता है जिसमें फ़िल्टर लगा होता है, IV सेट में कोई फ़िल्टर नहीं लगा होता है, जैसा आपका ड्रॉप गिरेगा वैसे बॉडी के अंदर जाएगा। इसीलिए BT सेट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ब्लड में हो सकता है कुछ कंटेंट ब्लड क्लॉट होगा या कुछ बबल्स होंगे, तो वो जो फ़िल्टर होता है वो उसको वहीं पे रोक देता है, ताकि वो बॉडी में ना जाए और किसी भी टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। BT सेट शुड बी फिल्टर लाइन, 200 माइक्रोन का जो फिल्टर लाइन होता है उसी से लेना होता है। देन चेंज BT सेट एवरी यूनिट, 1 यूनिट हमने दे दिया, अगर ज़्यादा यूनिट जा रहा है पेशेंट को, एक बैग से ज़्यादा बैग जा रहा है, तो 1 यूनिट के बाद हमको BT सेट चेंज करना होता है। एक ही BT सेट में सारे यूनिट्स नहीं दिए जाते हैं। IV नीडल यूज्ड फॉर BT, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, BT मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में जो IV नीडल होता है वो 16 गॉज का ही यूज़ करना होता है। देन IV कैन्यूला जो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए एज ग्रुप के हिसाब से यूज़ होता है, जैसे कि लिखा हुआ है एडल्ट के लिए 18 गॉज का जो कि ग्रीन कलर का कैन्यूला होता है उसको यूज़ में लाया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए। इन्फेंट जो शिशु होते हैं, नवजात शिशु, उनके लिए 22 गॉज का जो कि ब्लू कलर का होता है। नियोनेट जो होते हैं 24 गॉज का जो कि येलो कलर का होता है। चिल्ड्रन में 20 गॉज का जो कि पिंक कलर का होता है। और एमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के टाइम पे 16 गॉज का यूज़ करना होता है। देन है ब्लड बैग। जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होने के बाद जब ब्लड बैग जो होता है उसको डिस्कार्ड किया जाता है येलो डस्टबिन में। बायोमेडिकल वेस्ट में कुछ कलर कोड होते हैं, येलो बिन में और डिस्कार्ड किया जाता है ब्लड बैग को, क्योंकि उसको जलाया जाता है, इंसिनरेट किया जाता है। और जो BT सेट होता है ब्लड बैग को येलो में, और जो BT सेट होता है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सेट जो होता है जिसमें फ़िल्टर होता है उसको डिस्कार्ड किया जाता है रेड बिन में। रेड बिन में जो भी जाता है मतलब प्लास्टिक, उसका रिसाइकलिंग होता है, इसीलिए वो रिसाइकलिंग में जाता है रेड बिन में। देन BT फर्स्ट 15, ये तो स्टार्टिंग की बात थी। अगर हम BT ब्लड ट्रांसफ्यूज़न शुरू कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स हमको ब्लड स्लोली ट्रांसफ्यूज़ करना होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स में ही जो रिएक्शन या कॉम्प्लिकेशन दिखता है पेशेंट के में, वो स्टार्टिंग में दिख जाता है, ये दिखना होता है। इसलिए हमको स्लो देना होता है कि अगर कुछ हो रहा है तो हम उसी वक्त हम स्टॉप कर सकें। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हो गया, अगर हम फास्ट देते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, पेशेंट के जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए हमको स्टार्टिंग के 15 मिनट में स्लो देना होता है, ताकि कॉम्प्लिकेशन या रिएक्शन को हम ऑब्जर्व कर सकें और उसको टाइम पे ट्रीट कर सकें, स्टॉप कर सकें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को। ये था आपका सुपरफिशियल नॉलेज, ब्लड ग्रुप, डोनर, कंपैटिबिलिटी, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए कुछ टिप्स, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आई होप ये आप सबको क्लियर हुआ होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा होगा प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर आपको कोई टॉपिक जानना हो तो आप
कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसको वीडियो को अपलोड करने की। सो थैंक यू सो मच।